नमस्कार। आज हम पृथ्वी के जलवायु की लंबी और काफी दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अरबों सालों में ये कैसे बदला, कौन सी प्राकृतिक ताकतें थीं जो इसे चलाती रहीं, और आजकल जो बदलाव हम देख रहे हैं वो इतने अलग क्यों हैं, थोड़े चिंताजनक भी हैं। हमारा मकसद है कि इन थोड़ी जटिल सी लगने वाली बातों को एक सरल बातचीत के जरिए समझें, जैसे कोई बड़ी पहेली हो और हम उसके टुकड़े जोड़ रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब शायद पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर में लिपटी हो? हाँ, या फिर जब सूरज आज से काफी कमजोर था तब भी पृथ्वी जमी नहीं थी। ये भी एक पहेली है। बिल्कुल। तो एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। पृथ्वी का तापमान ये आखिर तय कैसे होता है? हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सुना तो है, पर यह है क्या असल में? हाँ, देखिए, कुछ गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे कहते हैं, और मीथेन। ये गैसें एक तरह से कंबल का काम करती हैं। पृथ्वी से जो गर्मी बाहर निकलती है उसे ये रोक लेती हैं। इससे हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। अच्छा, और हम इन गैसों को नापते कैसे हैं? वो पीपीएम वगैरह सुना है? हाँ, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हवा के 10 लाख कणों में उस गैस के कितने कण हैं। और ये जो CO2 की मात्रा है, ये पिछले कुछ दशकों में खासकर औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, पर ये गैसें गर्मी रोकती क्यों हैं? मतलब इनमें ऐसा क्या खास है? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, इन गैसों के जो अणु होते हैं वो एक खास तरीके से कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ये कंपन पृथ्वी से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन यानी गर्मी की ऊर्जा को सोख लेता है। इससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। अच्छा, और यहीं पर वो फोर्सिंग और फीडबैक वाली बात आती है? बिल्कुल। फोर्सिंग वो बाहरी कारक हैं जो जलवायु को धक्का देते हैं, जैसे सूरज की रोशनी में बदलाव या ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। और फीडबैक वो प्रक्रियाएं हैं जो शुरुआती बदलाव को या तो और बढ़ा देती है या कम कर देती है। ज्यादातर फीडबैक पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब अच्छे? नहीं, पॉजिटिव का मतलब यहाँ है कि वो शुरुआती बदलाव को और तेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे आपने बर्फ पिघलने का जिक्र किया था। हाँ, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ सफेद होती है, वो सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में फेंक देती है। इसे कहते हैं एल्बेडो। सतह कितनी चमकीली है। लेकिन जब बर्फ पिघलकर गहरे रंग का पानी या जमीन बन जाती है तो वो ज्यादा गर्मी सोखने लगती है। अच्छा, तो ज्यादा गर्मी सोखने से और गर्मी बढ़ती है और उससे और बर्फ पिघलती है। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया। एक छोटा बदलाव अपने आप को बढ़ाता चला जाता है। समझ गया। और ये सब समझने के लिए हमें पृथ्वी का कितना पुराना इतिहास है ये भी ध्यान रखना होगा। करीब 4.6 अरब साल है ना? बिल्कुल, बहुत लंबा समय है। अगर इसे एक साल में समेटें तो हम इंसानों का पूरा इतिहास शायद साल के आखिरी कुछ मिनटों में ही सिमट जाएगा। हाँ, तो कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई CO2 तो हवा में बहुत ही थोड़ी सी है, तो ये इतना बड़ा असर कैसे डाल सकती है? सवाल सुनने में तो वाजिब लगता है, क्योंकि मात्रा वाकई कम है, ppm में है। लेकिन विज्ञान ये पक्का कर चुका है कि CO2 गर्मी सोखती है, प्रयोगशाला में भी और असल दुनिया में भी। और दूसरी बात, पिछले 100-150 साल में जो तापमान बढ़ा है उसे हम सिर्फ सूरज या ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक चीजों से नहीं समझा सकते। वो हिसाब बैठता ही नहीं। और वो फीडबैक वाली बात भी है? हाँ, बिल्कुल। ये फीडबैक्स ही हैं जो CO2 जैसे छोटे बदलाव के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। पानी का भाप बनना भी एक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। गर्मी बढ़ने से भाप ज्यादा बनती है और भाप खुद एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अरबों साल पहले जब सूरज, आपने कहा, आज से करीब 30% कमजोर था। जी हाँ। ये धुंधले युवा सूरज का विरोधाभास कहलाता है शायद। हाँ, फेंट यंग सन पैराडॉक्स। इसका जवाब शायद उस समय के वायुमंडल में है। माना जाता है कि शुरुआती पृथ्वी का वायुमंडल आज से बहुत अलग था। शायद ज्यादा घना था और उसमें ग्रीन हाउस गैसें, खासकर CO2 और शायद मीथेन भी बहुत ज्यादा थीं। और ये मीथेन कहाँ से आई होगी? शायद शुरुआती सूक्ष्म जीवों से, जिन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं। वो ऑक्सीजन के बना रहते थे और मीथेन बनाते थे। तो इन गैसों ने कमजोर सूरज की गर्मी को भी रोककर धरती को रहने लायक गर्म रखा होगा। फिर एक बड़ा बदलाव आया, जीवन ने कुछ नया सीखा, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण। करीब 3.5 अरब साल पहले कुछ सूक्ष्म जीवों ने, शायद साइनोबैक्टीरिया ने, सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके CO2 सोखना और ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे वायुमंडल बदलने लगा होगा?
धीरे धीरे, हाँ, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा। ये कई पुराने जीवों के लिए जहर जैसा था, इसलिए इसे ऑक्सीजन संकट या ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी कहते हैं। लेकिन इसने हमारे जैसे जीवों के लिए रास्ता खोल दिया। सही बात है। और यहीं पर कुछ लोग गाया अवधारणा की बात करते हैं कि पृथ्वी एक तरह से खुद को संतुलित रखने वाली प्रणाली है, जिसमें जीवन भी एक भूमिका निभाता है। कैसे? मतलब जीवन कैसे जलवायु को नियंत्रित कर सकता है? देखिए, जीवन ने धीरे धीरे कार्बन को वायुमंडल से निकालकर उसे जमा करना शुरू किया। जैसे पेड़ पौधे कार्बन सोखते हैं और मरने के बाद वो जमीन में दबकर कोयला बन सकता है, या समुद्र में जीव अपने कवच बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, जो बाद में चूना पत्थर बन जाता है। तो लाखों करोड़ों साल में जीवन ने वायुमंडल से कार्बन खींचकर उसे चट्टानों और जीवाश्म ईंधन में बंद कर दिया। इससे CO तो कम हुई, जो सूरज के धीरे धीरे गर्म होने के असर को कुछ हद तक संतुलित करती रही। वो डेजी वर्ल्ड वाला उदाहरण इसी को समझाता है क्या? हाँ, डेजी वर्ल्ड एक सरल मॉडल है जो दिखाता है कि कैसे अलग-अलग रंग के फूल, काले और सफेद डेजी, बिना किसी इरादे के सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से फैलकर या सिकुड़कर ग्रह के तापमान को स्थिर रख सकते हैं। ये दिखाता है कि जीवन और जलवायु आपस में जुड़े हो सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये कार्बन जमा होने में लाखों साल लगे। बिल्कुल, यही सबसे अहम फर्क है। वो कार्बन बहुत धीरे धीरे जमा हुआ था, और आज हम क्या कर रहे हैं? उसी जमा कार्बन को जीवाश्म ईंधन जलाकर कुछ 100 सालों में तेजी से वापस हवा में छोड़ रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। हाँ, हम उस धीमे प्रक्रिया को उलट रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार से। और ये साफ है कि सूरज की धीमी गति से बढ़ती गर्मी आज की तेज गर्मी का कारण नहीं है। पिछले 100 सालों में सूरज की चमक में जो बदलाव आया है, उससे तापमान में सिर्फ 0.000016 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ना चाहिए था, जबकि बढ़ा है लगभग 1 डिग्री। अच्छा, अब एक और धीमी पर बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया पर आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपों का खिसकना। ये कैसे जलवायु को प्रभावित करता है? इसके कई तरीके हैं। जरा सोचिए, जब सारे महाद्वीप एक जगह इकट्ठे थे, जैसे एक सुपर कॉन्टिनेंट था रोडिनिया, करीब 720 करोड़ साल पहले, और वो भूमध्य रेखा के पास था। हाँ, तो जमीन समुद्र के मुकाबले ज्यादा सूरज की रोशनी वापस अंतरिक्ष में भेजती है, यानी उसका एल्बिडो ज्यादा है। जब भूमध्य रेखा पर ज्यादा जमीन होगी तो ज्यादा रोशनी वापस जाएगी, जिससे धरती ठंडी होगी। अच्छा, और दूसरा, भूमध्य रेखा पर मौसम गर्म और नम होता है। ऐसी जगह चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग, तेजी से होता है, और इस प्रक्रिया में हवा से CO2 खींचती है। तो ज्यादा जमीन भूमध्य रेखा पर मतलब ज्यादा ठंडक और ज्यादा CO2 खींचना। हाँ, माना जाता है कि इन दोनों चीजों ने मिलकर स्नोबॉल अर्थ की स्थिति पैदा करने में मदद की होगी, जब शायद पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी। पूरी पृथ्वी? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर ये बर्फ पिघली कैसे होगी? ज्वालामुखियों से। वो लगातार CO2 छोड़ते रहते हैं। बर्फ से ढकी धरती पर चट्टानों का अपक्षय बहुत धीमा हो गया होगा, तो CO2 हवा में जमा होती गई। धीरे धीरे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ा और बर्फ पिघलनी शुरू हुई। अच्छा, और जब महाद्वीप टकराते हैं, जैसे भारत और एशिया, तब हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बनते हैं। इन पहाड़ों पर नई चट्टानें ऊपर आती हैं, जिनका तेजी से अपक्षय होता है। ये फिर से हवा से CO2 खींचता है और लंबी अवधि में, लाखों सालों में, धरती को ठंडा करने में मदद कर सकता है। और ये प्लेटों की हलचल समुद्री धाराओं को भी तो बदल सकती हैं। बिल्कुल। एक बड़ा उदाहरण है जब दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका अलग हुए, बीच में ड्रेक पैसेज खुल गया। हाँ, इससे अंटार्कटिका के चारों ओर एक ठंडी समुद्री धारा बहने लगी, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। इस धारा ने अंटार्कटिका को बाकी दुनिया की गर्म धाराओं से एक तरह से अलग कर दिया, जिससे वो ठंडा होता गया और उस पर बर्फ की विशाल चादर जम गई। और पनामा वाला उदाहरण? हाँ, जब मध्य अमेरिका में पनामा का स्थल डमरू मध्य बना, तो इसने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच पानी के बहाव को रोक दिया। इससे अटलांटिक महासागर की धाराएं बदल गईं, खासकर गल्फ स्ट्रीम शायद ज्यादा उत्तर की ओर जाने लगी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसने उत्तरी गोलार्ध में नमी पहुंचाई, जिससे बर्फबारी बढ़ी और शायद पिछले कुछ लाख सालों के हिमयुगों को शुरू करने में मदद की। तो ये सब दिखाता है कि धरती की जलवायु कितनी बदलती रही है, पर ये बड़े बदलाव लाखों सालों में हुए हैं। हाँ, ये बहुत धीमी प्रक्रियाएं हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखियों की। ये ठंडा करते हैं या गर्म, या दोनों?
आपने थोड़ा बताया था। हाँ, दोनों करते हैं, पर अलग अलग टाइम स्केल पर। जब कोई बड़ा ज्वालामुखी फटता है, जैसे 1991 में फिलीपींस में पिनेट्यूबो फटा था, या 1783 में आइसलैंड में लाकी, हाँ, सुना है। तो ये भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल के ऊपरी हिस्से स्ट्रेटोस्फीयर में फेंकते हैं। वहां ये गैस पानी के साथ मिलकर सल्फेट एरोसोल यानी छोटे छोटे कण बनाती है। और ये कण क्या करते हैं? ये कण सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। इससे धरती तक कम धूप पहुंचती है और सतह कुछ समय के लिए, 1-2 साल के लिए, ठंडी हो जाती है। पिनाट्यूबो के बाद वैश्विक तापमान करीब आधा डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। तो ये तो ठंडक वाला असर हुआ। गर्मी वाला असर कैसे? ज्वालामुखी CO2 भी छोड़ते हैं, लेकिन सामान्य विस्फोटों से निकलने वाली CO2 की मात्रा इतनी कम होती है कि उसका जलवायु पर कोई खास तुरंत असर नहीं पड़ता, खासकर अगर हम उसकी तुलना हमारे जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाली CO2 से करें तो। मतलब हमारे उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से जितनी CO2 निकलती है, उतनी हम इंसान शायद कुछ ही दिनों में निकाल देते हैं। ओह, हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि लाखों सालों तक बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटते रहें, जैसे कि भारत में डेक्कन ट्रैप्स या रूस में साइबेरियन ट्रैप्स के समय हुआ था, हाँ, वो विशाल लावा क्षेत्र हैं। तब उनसे निकली भारी मात्रा में CO2 जरूर लंबी अवधि में, हजारों लाखों सालों में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। साइबेरियन ट्रैप्स को तो पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े महाविनाश पर्मियन एक्सटिंक्शन से जोड़ा जाता है। तो निचोड़ ये है कि आज जो गर्मी बढ़ रही है उसका कारण ज्वालामुखी कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ दशकों में ज्वालामुखी गतिविधि सामान्य रही है और उनकी CO2 नगण्य है। बल्कि अगर कोई बड़ा विस्फोट होता है तो उसका पहला असर ठंडक का होता है। ठीक है, ये साफ हुआ। अब एक और प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की कक्षा और उसके झुकाव में होने वाले बदलाव, मिलनकोविच साइकिल। जी हाँ, सर्बियाई वैज्ञानिक मिलुटिन मिलनकोविच के नाम पर ये 3 मुख्य खगोलीय चक्र हैं जो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के तरीके को धीरे धीरे बदलते हैं। कौन कौन से 3? पहला है कक्षा का आकार, इसेंट्रिसिटी। पृथ्वी की कक्षा कभी लगभग गोल होती है, कभी थोड़ी ज्यादा अंडाकार। इसका चक्र करीब 1 लाख साल का है। दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, ऑब्लिक्यूटी या टिल्ट। ये झुकाव भी थोड़ा बदलता है, 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री के बीच। अभी ये 23.5 डिग्री है। इसका चक्र करीब 41,000 साल का है। और तीसरा है धुरी की डगमगाहट, प्रिसेशन। जैसे घूमता हुआ लट्टू डगमगाता है, वैसे ही पृथ्वी की धुरी भी धीरे धीरे घूमती है। इसका असर ये होता है कि किस मौसम में पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होगी। इसका चक्र करीब 23,000 साल का है। बाप रे, ये तो काफी जटिल लगता है। पर इनका असर क्या होता है जलवायु पर? देखिए, ये चक्र पृथ्वी को मिलने वाली कुल सौर ऊर्जा को बहुत ज्यादा नहीं बदलते, लेकिन ये बदलते हैं कि धरती के किस हिस्से को किस मौसम में कितनी धूप मिल रही है। और ये खासकर उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में मिलने वाली धूप के लिए बहुत अहम है। क्यों? उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां ही क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर बन और पिघल सकते हैं। अगर किसी दौर में उत्तरी गोलार्ध की गर्मियां ठंडी हो, मतलब सूरज की रोशनी कमजोर हो, तो पिछली सर्दियों की बर्फ पूरी तरह पिघल नहीं पाती। अच्छा। साल दर साल बर्फ जमा होती जाती है और धीरे धीरे विशाल बर्फ की चादरें ग्लेशियर बनने लगते हैं। हिमयुग शुरू हो जाता है। और पिछले 10 लाख सालों के हिमयुग इन्हीं चक्रों से जुड़े हैं। हाँ, काफी हद तक। हमें अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से निकाले गए आइस कोर यानी बर्फ के नमूनों से इसका पता चलता है। आइस कोर से कैसे? उन बर्फ की परतों में हजारों साल पुरानी हवा के बुलबुले फंसे होते हैं। उन बुलबुलों से हम उस समय के वायुमंडल में CO2 और मीथेन जैसी गैसों की मात्रा जान सकते हैं, और बर्फ के पानी में ऑक्सीजन के आइसोटोप का अनुपात हमें उस समय के तापमान का अंदाजा देता है। तो क्या दिखता है उन रिकॉर्ड्स में? उनमें साफ दिखता है कि पिछले करीब 10 लाख सालों में तापमान, CO2 और मीथेन का स्तर इन मिलांकोविच चक्रों के साथ साथ घटा बढ़ा है। हिमयुग आते जाते रहे हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये चक्र खुद गर्मी या ठंडक नहीं लाते। नहीं, ये सिर्फ पेसमेकर की तरह है। ये सिर्फ धड़कन तय करते हैं कि कब हिमयुग शुरू या खत्म होने की संभावना है। ये खुद में बहुत कमजोर फोर्सिंग है। असली बदलाव लाने का काम फीडबैक करते हैं। जैसे जब थोड़ी ठंडक होती है, बर्फ फैलती है,
एल्बिडो बढ़ता है और ठंडक बढ़ती है। साथ ही ठंडा पानी ज्यादा CO2 सोखता है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम होता है और ठंडक बढ़ती है। तो ये चक्र और फीडबैक मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम प्राकृतिक रूप से अगले हिमयुग की तरफ बढ़ रहे थे? अगर हम सिर्फ इन खगोलीय चक्रों को देखें तो पृथ्वी की कक्षा और झुकाव की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि अगले कई हजार सालों तक, शायद 50,000 साल तक, कोई बड़ा हिमयुग शुरू होने की संभावना नहीं है, बल्कि ये चक्र हमें बहुत धीमी गति से हल्की ठंडक की ओर ले जा रहे थे। तो आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका इन चक्रों से कोई लेना देना नहीं है? कतई नहीं। ये चक्र बहुत धीमी गति से काम करते हैं, हजारों सालों में। आज की गर्मी पिछले 150 सालों में हुई है और बहुत तेजी से। ये इन चक्रों के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अब समुद्र पर आते हैं। समुद्री धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम ये गर्मी को कैसे दुनिया भर में फैलाती हैं? ये धाराएं, खासकर बड़ी धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी लेकर उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक तक जाती है। हाँ, यूरोप को गर्म रखती है, ऐसा सुना है। हाँ, ये अपनी गर्मी हवा को देती है, जिससे पश्चिमी यूरोप का मौसम अपने अक्षांश के हिसाब से काफी नर्म रहता है। ये पूरा सिस्टम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहलाता है। हाँ, जो पानी के तापमान थर्मो और खारेपन हेलाइन के अंतर से चलता है। ये कैसे काम करता है? जब गर्म खारा पानी गल्फ स्ट्रीम से उत्तर में पहुंचता है तो वो ठंडा होता है। ठंडा और खारा पानी ज्यादा भारी होता है तो वो नीचे डूबता है। फिर ये ठंडा गहरा पानी दक्षिण की ओर बहता है और कहीं और ऊपर आकर फिर से गर्म होकर सतह पर आता है। ये एक पूरा चक्र है। क्या ये सर्कुलेशन हमेशा एक जैसा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। पिछले हिमयुग के दौरान के आइस कोर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसमें बार बार बहुत तेजी से बदलाव आते थे, जिन्हें डैन्सगार्ड-ओर्स्कर साइकिल कहते हैं। ये क्यों होता था? ऐसा माना जाता है कि जब उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड पर जमी बर्फ की चादरें पिघलती थीं, तो उनका ढेर सारा ताज़ा पानी, कम खारा पानी उत्तरी अटलांटिक में पहुंच जाता था। ये ताज़ा पानी सतह के पानी को हल्का बना देता था, जिससे वो डूबना बंद कर देता था। इससे वो कन्वेयर बेल्ट, वो सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता था या शायद रुक भी जाता था। और इसका नतीजा? इसका नतीजा होता था उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अचानक और भयंकर ठंडक। यंगर ड्रायस नाम का एक ऐसा ही अचानक आया ठंडा दौर था, करीब 12,000 साल पहले, जब धरती हिमयुग से बाहर निकल रही थी। और क्या आज ऐसा फिर से हो सकता है? कुछ चिंताएं हैं इस बारे में। हाँ, कुछ हाल के अध्ययन ये इशारा कर रहे हैं कि अटलांटिक सर्कुलेशन, जिसे AMOC कहते हैं, पिछले कुछ दशकों में कमजोर हो रहा है। क्यों? शायद ग्रीनलैंड की बर्फ की तेजी से पिघलने के कारण। वहीं ताजे पानी वाला असर। अगर ये धीमा हो गया या रुक गया तो क्या होगा? इसकी क्षेत्रीय प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसे यूरोप में ज़्यादा ठंड पड़ सकती है, अटलांटिक के आसपास मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं, समुद्र तल में भी क्षेत्रीय बदलाव आ सकते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ये शायद ग्लोबल वार्मिंग का एक नतीजा है। और अगर ये होता भी है तो ये पूरी दुनिया की गर्मी को शायद ही रोक पाएगा, बस गर्मी का वितरण बदल देगा। एल नीनो के बारे में भी सुनते हैं, वो क्या है? एल नीनो एक अलग चीज है। वो प्रशांत महासागर में होने वाला एक अल्पकालिक, कुछ महीनों या साल भर का पैटर्न है, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान और हवाएं बदलती हैं। इसका दुनिया भर के मौसम पर बड़ा असर पड़ता है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन का दीर्घकालिक कारण नहीं है। हाँ, जलवायु परिवर्तन एल नीनो को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पर शोध चल रहा है। ठीक है, अब वापस सूरज पर चलते हैं। सनस्पॉट यानी सौर धब्बे, इनका एक 11 साल का चक्र होता है। हाँ, सूरज की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखते हैं जो आसपास के क्षेत्र से थोड़े ठंडे होते हैं। इनकी संख्या लगभग 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। इनका रिकॉर्ड चीन में और गैलीलियो के समय से रखा जा रहा है। तो जब सनस्पॉट ज्यादा होते हैं तो सूरज ज्यादा गर्म होता है या ठंडा? दिलचस्प बात यह है कि जब सनस्पॉट ज्यादा होते हैं तो उनके आसपास के चमकीले इलाके, जिन्हें फैक्यूले कहते हैं, वो भी ज्यादा सक्रिय होते हैं। और इन फैक्यूले का असर सनस्पॉट के ठंडे असर से ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर जब सनस्पॉट ज्यादा होते हैं, सोलर मैक्सिमम,
तब सूरज से आने वाली कुल ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब कम होते हैं सोलर मिनिमम तो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन ये बदलाव कितना बड़ा होता है? बहुत मामूली। कुल ऊर्जा में 0.1% से भी कम का फर्क आता है इस 11 साल के चक्र में। इतिहास में एक मॉडर्न मिनिमम का जिक्र आता है। हाँ, वो 17वीं सदी के आखिर का दौर था, करीब 1645 से 1715 तक, जब कई दशकों तक सूरज पर लगभग कोई सनस्पॉट नहीं दिखे। और ये समय यूरोप में लिटिल आइस एज यानी छोटे हिमयुग के सबसे ठंडे दौर से मेल खाता है। तो क्या सनस्पॉट की कमी ही उस ठंडक का कारण थी? ये कहना मुश्किल है। संबंध तो दिखता है, लेकिन क्या कारण वही था ये पक्का नहीं, क्योंकि सूरज की ऊर्जा में कमी बहुत थोड़ी थी। शायद ज्वालामुखी गतिविधि या दूसरे कारक भी जिम्मेदार रहे हों। फोर्सिंग बहुत कमजोर थी। तो आज की वार्मिंग का कारण सूरज तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, ये बात एकदम साफ है। पिछले 50-60 सालों को देखें, जब पृथ्वी सबसे तेजी से गर्म हुई है, उस दौरान सूरज की गतिविधि का औसत स्तर वास्तव में थोड़ा कम हुआ है, बड़ा नहीं है। सैटेलाइट से मिले आंकड़े यही दिखाते हैं। यानी सूरज तो हमें ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, गर्म नहीं। एक तरह से कह सकते हैं, हाँ। तो जो लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सूरज की वजह से है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और नाटकीय घटना पर आते हैं। एस्ट्रॉइड टक्करें। सबसे मशहूर तो वही है जिसने डायनासोर का खात्मा किया, चिक्शुलूब। हाँ, चिक्शुलूब इम्पैक्टर। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले आज के मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास एक बड़ा एस्ट्रॉइड या धूमकेतु टकराया था। उसके फौरन बाद क्या हुआ होगा? भयानक तबाही। टक्कर वाली जगह पर जबरदस्त विस्फोट, भयंकर गर्मी की लहरें, विशाल सुनामी जिसने शायद अटलांटिक के तटों तक को डुबो दिया होगा। और टक्कर से उड़े मलबे के वायुमंडल में वापस गिरने से दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई होगी। ये तो फौरी असर हुए। जलवायु पर क्या असर पड़ा? जलवायु पर लंबे समय तक असर रहा। पहला असर था इम्पैक्ट विंटर। टक्कर से उड़ी धूल और जंगलों की आग से निकला भारी मात्रा में धुआं या सूट शायद कई सालों तक सूरज की रोशनी को रोके रखा। इससे धरती पर भयंकर ठंड पड़ी होगी, अंधेरा छाया रहा होगा और प्रकाश संश्लेषण रुक गया होगा, जिससे जमीनी और समुद्री फूड चेन ढह गई। डायनासोर और कई अन्य जीव इसी वजह से शायद खत्म हुए। लेकिन आपने कहा था कि ज्वालामुखी CO2 छोड़कर गर्मी भी ला सकते हैं। क्या टक्कर से भी ऐसा हुआ? हाँ, ये दूसरा असर था। जिस जगह चिक्शुलूप टकराया वहां जमीन के नीचे चूना पत्थर, कार्बोनेट और सल्फेट चट्टानें थीं। टक्कर की जबरदस्त गर्मी से ये चट्टानें वाष्पीकृत हो गईं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल में फैल गईं। तो SO2 ने पहले ठंडक बढ़ाई होगी। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड ने शायद इम्पैक्ट विंटर को और गहरा किया होगा, लेकिन SO2 वायुमंडल से कुछ सालों में हट जाती है, पर CO2 हजारों सालों तक वायुमंडल में बनी रहती है। तो माना जाता है कि इम्पैक्ट विंटर के बाद शायद सैकड़ों या हजारों सालों तक इस अतिरिक्त CO2 ने ग्लोबल वार्मिंग की होगी। क्या और भी ऐसी बड़ी टक्करें हुई हैं? हाँ, पृथ्वी के इतिहास में और भी बड़ी टक्करों के निशान मिले हैं, जैसे साइबेरिया में पॉपीगाय या कनाडा में मैनिकॉगन। लेकिन चिक्शुलूप घटना शायद अपने असर में अनोखी थी, क्योंकि वो ऐसी जगह टकराई जहां खास तरह की चट्टानें थीं और उस समय धरती जंगलों से भरी थी। इसका सीधा संबंध किसी बड़ी टक्कर से अभी तक साबित नहीं हुआ है। ज्यादातर का संबंध शायद बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों या जलवायु परिवर्तन से रहा है। और क्या आज ऐसी टक्कर का खतरा है? बड़ी टक्करें बहुत दुर्लभ होती हैं, लाखों सालों में एक बार। वैज्ञानिक लगातार आसमान पर नजर रखते हैं और उन एस्टेरॉयड्स या धूमकेतुओं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOS की पहचान और ट्रैकिंग करते हैं, जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। अभी नजदीकी भविष्य में किसी बड़े खतरे की जानकारी नहीं है। चलिए, अब कहानी हम इंसानों पर आती है। होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए और फिर दुनिया भर में फैल गए। लंबे समय तक तो हमारा जलवायु पर कोई खास असर नहीं रहा होगा। हाँ, जब तक हम शिकारी संग्राहक थे, हमारी आबादी कम थी और हमारा असर बहुत स्थानीय था। शायद बड़े जानवरों का शिकार करके हमने कुछ इकोसिस्टम बदले हों, पर वैश्विक जलवायु पर असर न के बराबर था। बदलाव कम आना शुरू हुआ कृषि के साथ। बिल्कुल। करीब 8 से 10,000 साल पहले जब खेती शुरू हुई, तब चीजें बदलने लगी। जंगलों को काटकर या जलाकर खेत बनाए गए, स्लैश एंड बर्न। इससे CO2 निकली। जमीन के इस्तेमाल में बदलाव आया। बाद में खासकर एशिया में
धान की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। पालतू पशुओं से भी मीथेन निकलती है। हाँ, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भेड़, बकरी, उनके पाचन तंत्र से मीथेन निकलती है। जैसे जैसे खेती और पशुपालन फैला, इन गैसों का उत्सर्जन धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक वैज्ञानिक हैं विलियम रूडिमन। उनका मानना है कि ये असर इतना था कि इसने प्राकृतिक रूप से आने वाली ठंडक को रोक दिया। हाँ, रूडिमन की अर्ली एंथ्रोपोसीन हाइपोथेसिस यही कहती है कि पिछले करीब 8000 सालों से मीथेन और 5000 सालों से CO2 का स्तर, जो प्राकृतिक चक्रों के हिसाब से कम होना चाहिए था, वो मानवीय गतिविधियों के कारण या तो स्थिर रहा या थोड़ा बढ़ा। उनका तर्क है कि अगर ऐसा ना होता तो हम शायद एक नए हिमयुग की शुरुआत की ओर बढ़ रहे होते। ये एक दिलचस्प, हालांकि अभी भी बहस का विषय है। लेकिन ये असर फिर भी धीमा था। असली बड़ा बदलाव तो औद्योगिक क्रांति के बाद आया। बिल्कुल। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी में जब कोयले का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, फिर तेल और प्राकृतिक गैस का, तो जीवाश्म ईंधन का जलना तेजी से बढ़ा और इसके साथ ही वैश्विक जनसंख्या भी विस्फोटक रूप से बढ़ी। पिछले 200 सालों में ये दोनों चीजें, जीवाश्म ईंधन की खपत और आबादी, बहुत तेजी से बढ़ी हैं। प्राकृतिक गैस को अक्सर स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जलने पर ये कोयले या तेल के मुकाबले कम CO2 छोड़ती है प्रति यूनिट ऊर्जा। लेकिन ये अभी भी एक जीवाश्म ईंधन है और CO2 छोड़ती है। और दूसरी बड़ी समस्या है मीथेन का रिसाव। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मीथेन ही होती है। इसके कुओं से निकालने, पाइपलाइन से भेजने और इस्तेमाल करने के दौरान काफी मीथेन सीधे हवा में लीक हो जाती है, फ्यूजिटिव एमिशंस। और मीथेन CO2 से ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, कम समय में, जैसे 20 साल में, मीथेन CO2 से करीब 80 गुना ज्यादा गर्मी रोकती है। तो ये रिसाव भी एक बड़ी चिंता है। तो बढ़ती आबादी और हमारी खपत की आदतें, ये दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहे हैं। हाँ, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ज्यादा लोग, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा संसाधन, ज्यादा उत्सर्जन। अब आते हैं उस बेहद जरूरी और चिंताजनक पहलू पर जिसके बारे में आजकल काफी बात हो रही है, टिपिंग पॉइंट्स। ये क्या भला है? टिपिंग पॉइंट, या कह लें कगार बिंदु, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक कुर्सी को धीरे धीरे एक तरफ झुका रहे हैं। एक सीमा तक वो वापस सीधी हो जाएगी, लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा जब वो अचानक पूरी पलट जाएगी और फिर आप उसे आसानी से वापस सीधा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जलवायु प्रणाली में भी ऐसे ही कुछ हिस्से हैं, जैसे बर्फ की चादरें, बड़े जंगल, समुद्री धाराएं, जो शायद एक सीमा तक दबाव झेल सकते हैं। लेकिन अगर तापमान एक निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो उनमें अचानक बहुत तेज और शायद अपरिवर्तनीय बदलाव आ सकता है। अपरिवर्तनीय मतलब अगर बाद में तापमान कम भी कर दें तो भी वो ठीक नहीं होंगे? हाँ, या ठीक होने में हजारों साल लग जाए। मतलब एक बार वो टिपिंग पॉइंट पार हो गया तो सिस्टम एक नई, शायद बहुत अलग और हमारे लिए खतरनाक स्थिति में चला जाएगा। जैसे ग्रीनलैंड की बर्फ की पूरी चादर अगर पिघल जाए तो उसे वापस बनने में शायद हजारों साल लगेंगे, भले ही तापमान कम हो जाए। हाल की जो भीषण जंगल की आगे हम देख रहे हैं, क्या वो भी इसका संकेत हो सकती हैं? संभव है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ जंगलों के इकोसिस्टम बढ़ते तापमान और सूखे के कारण शायद ऐसे टिपिंग पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं जहां वे आग के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और फिर वापस जंगल बनने की बजाय घास के मैदान या झाड़ियों में बदल सकते हैं। कौन से मुख्य टिपिंग पॉइंट्स हैं जिन पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं? कई हैं और उनकी सीमाएं, कितने तापमान पर वो पार हो सकते हैं, अभी पूरी तरह निश्चित नहीं है। पर कुछ प्रमुख ये हैं। आर्कटिक समुद्री बर्फ का गर्मियों में पूरी तरह गायब हो जाना, इससे एल्बीडो कम होगा, सूरज की गर्मी ज्यादा सोखेगी और आर्कटिक ज्यादा तेजी से गर्म होगा, जिससे परमाफ्रॉस्ट पिघलने का खतरा बढ़ेगा। ग्रीनलैंड और पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादरें? हाँ, इनका तेजी से पिघलना और ढहना, इससे समुद्र तल में कई मीटर की वृद्धि हो सकती है, जो तटीय शहरों के लिए विनाशकारी होगा। और इनके पिघलने से समुद्री धाराओं में भी बदलाव आ सकता है। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना वो क्या है? परमाफ्रॉस्ट वो जमीन है जो साइबेरिया, अलास्का, कनाडा जैसी ठंडी जगहों पर हजारों सालों से स्थायी रूप से जमी हुई है। इसमें भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जमा है।
अगर ये पिघलती है तो इसमें बंद कार्बन बैक्टीरिया द्वारा विघटित होकर CO2 और मीथेन के रूप में निकलेगा। ये एक बहुत बड़ा संभावित फीडबैक है। और जंगल? बोरियल जंगल, उत्तरी ठंडे जंगल और अमेज़न वर्षावन। बढ़ते तापमान, सूखा, आग और कीटों के प्रकोप से इनका बड़े पैमाने पर बदलना या खत्म होना, इससे न सिर्फ वे कार्बन सोखना बंद कर देंगे बल्कि जमा कार्बन छोड़ भी देंगे। अमेज़न का सूखकर सवाना घास के मैदान में बदलना एक बड़ा खतरा माना जाता है। अटलांटिक सर्कुलेशन का रुकना? हाँ, AMOC का कमजोर होना या रुक जाना, जिसकी हमने बात की थी, इसके क्षेत्रीय जलवायु पर बड़े असर होंगे। और कोरल रीफ्स? उष्णकटिबंधीय कोरल रीफ्स समुद्र के गर्म होने और अम्लीकरण एसिडिफिकेशन के कारण उनका ब्लीच होना और मर जाना, इससे पूरे समुद्री इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा जिन पर लाखों लोग निर्भर हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हो सकते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा डर है। एक टिपिंग पॉइंट का पार होना दूसरे को धक्का दे सकता है। जैसे आर्कटिक बर्फ पिघलने से गर्मी बढ़े, जिससे ग्रीनलैंड पिघले, जिससे AMOC धीमा हो, जिससे अमेज़न में सूखा बढ़े। इसे कैस्केडिंग टिपिंग पॉइंट्स कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो जलवायु परिवर्तन हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा सकता है, भले ही हम बाद में उत्सर्जन कम भी कर दें। ये वाकई चिंताजनक है और हमें बताता है कि कार्रवाई कितनी जरूरी है और शायद जल्दी करनी होगी। बिल्कुल, हमें इन कगारों से दूर रहना होगा। तो हमने पृथ्वी के जलवायु के लंबे इतिहास को देखा, प्राकृतिक बदलावों को समझा और अब मानवीय दखल से पैदा हुए इन गंभीर जोखिमों, खासकर टिपिंग पॉइंट्स को जाना। अब सवाल है, अब क्या? आज की चुनौती क्या है? जैसा जॉन F. कैनेडी ने कहा था, हमारी समस्याएं मानव निर्मित हैं, इसलिए उन्हें मानव द्वारा हल किया जा सकता है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। तो आज उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? कहां से आ रही हैं ये ग्रीन हाउस गैसें? मोटे तौर पे 4 बड़े क्षेत्र हैं। पहला, ऊर्जा क्षेत्र, यानी बिजली बनाना और इमारतों को गर्म या ठंडा करना। ये अभी भी काफी हद तक कोयले और गैस पर निर्भर है। दूसरा, परिवहन, गाड़ियां, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज जो ज्यादातर तेल पर चलते हैं। तीसरा, उद्योग, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक जैसी चीजें बनाने में बहुत ऊर्जा लगती है और कुछ प्रक्रियाओं से सीधे CO2 भी निकलती हैं। और चौथा है कृषि, जंगल और भूमि उपयोग। इसमें पशुओं से मीथेन, धान के खेतों से मीथेन, उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड और जंगलों की कटाई से CO2 शामिल है। तो समाधान भी इन्हीं क्षेत्रों में खोजने होंगे। हमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करना होगा। हाँ, मूल बात यही है। हमें ऊर्जा के उत्पादन का तरीका बदलना होगा। कोयले और गैस से हटकर सौर, पवन और दूसरी साफ ऊर्जा तकनीकों पर जाना होगा। परिवहन को बदलना होगा। ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, पैदल चलना और गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाना होगा। पर बिजली भी साफ स्रोत से आनी चाहिए। इमारतों को ज्यादा ऊर्जा कुशल बनाना होगा ताकि हीटिंग और कूलिंग में कम ऊर्जा लगे। उद्योगों को भी अपनी प्रक्रियाएं बदलनी होंगी। और खान पान में बदलाव? हाँ, ये भी अहम है। खासकर ज्यादा उत्सर्जन वाले मांस जैसे बीफ और लैम्ब का सेवन कम करना और भोजन की बर्बादी रोकना। इससे कृषि से होने वाले उत्सर्जन पर फर्क पड़ेगा। मीथेन उत्सर्जन कम करने पर भी ध्यान देना होगा, खेती से भी और कचरे के ढेर लैंडफिल से भी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि जब आर्थिक गतिविधियां थमी तो उत्सर्जन में गिरावट आई थी। क्या ये हमें कुछ सिखाता है? हाँ, 2020 में वैश्विक CO2 उत्सर्जन में करीब 5-7% की गिरावट आई थी, जो इतिहास में सबसे बड़ी सालाना गिरावट थी। ये दिखाता है कि अगर हम अपनी गतिविधियां, खासकर परिवहन, बदलते हैं तो उत्सर्जन कम हो सकता है। लेकिन वो एक अस्थायी संकट की प्रतिक्रिया थी। जैसे ही लॉकडाउन हटे, उत्सर्जन फिर से बढ़ने लगा। हमें स्थायी संरचनात्मक बदलाव चाहिए, ना कि सिर्फ मजबूरी में किए गए अस्थायी उपाय। और इसके लिए सामूहिक प्रयास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, सरकारों को नीतियां बनानी होंगी, उद्योगों को निवेश करना होगा और हम सबको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने होंगे। ये एक साझा चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी पृथ्वी के जलवायु की कहानी का एक संक्षिप्त नज़ारा। धीमी प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूरज, जीवन, महाद्वीप, ज्वालामुखी और पृथ्वी की कक्षा से लेकर पिछले कुछ 100 सालों के तेज मानव चालित बदलावों और आने वाले टिपिंग पॉइंट्स के गंभीर जोखिमों तक।
शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जब हम पृथ्वी के लंबे अतीत को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि आज जो हो रहा है वो कितना असामान्य और कितना तेज है। प्राकृतिक बदलाव हजारों लाखों सालों में होते थे, हम कुछ दशकों में वैसा ही या उससे बड़ा बदलाव ला रहे हैं। हाँ, और एक अंतिम विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। पृथ्वी के अरबों साल के इतिहास को देखते हुए, जिसमें बड़े बदलाव अक्सर बहुत धीरे धीरे हुए या फिर किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे एस्टेरॉयड टक्कर के कारण अचानक हुए, क्या हम इंसान जिन्होंने ये अभूतपूर्व संकट कुछ ही सदियों में खड़ा किया है, अब इतनी समझदारी और इच्छा शक्ति दिखा पाएंगे कि कुछ ही दशकों में जरूरी बदलाव ला सके? या हम अनजाने में या जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक और खतरनाक, शायद विनाशकारी अध्याय लिख रहे हैं? उम्मीद है कि ये गहरी पड़ताल या चर्चा आप सबके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। क्या इस बातचीत के कुछ खास पहलू थे जिन्होंने आपका ध्यान खींचा है, आपको सोचने पर मजबूर किया? भविष्य में हमें इस तरह की जानकारी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर आपके विचार जानना हमारे लिए हमेशा मददगार होता है। जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।